बायोलॉजी सब्जेक्ट में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी। जीव कोशिका जीव विज्ञान। सेल बायोलॉजी या कोशिका जीव विज्ञान। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। कोशिका, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका या सेल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका या सेल जो है वो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हमने पढ़ रखा है कि कोशिका जो है सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अर्थात स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो, कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो देखो, कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसे सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो देखो, सजीवों का जो शरीर है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं का एक मास है, कोशिकाओं का एक पुंज है। हमारे शरीर का जो ढांचा है वो किस कोशिकाओं से बनता है। इसलिए कोशिकाएं जो है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। देखो, सजीवों के शरीर का निर्माण जो है वो एक कोशिका से स्टार्ट होता है। यह एक कोशिका है जिसे हम क्या कहते, जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जाइगोट या युग्मनज क्या होता है। तो कोशिका जो है, सजीवों का शरीर का निर्माण जो है वो एक कोशिका से स्टार्ट होता है। इसलिए कोशिका को सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। जैसे एक मकान का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम एक ईंट के द्वारा नींव रखी जाती है, उसी तरह से सजीवों के शरीर का निर्माण जो है वो एक कोशिका से स्टार्ट होता है। और यह कोशिका निरंतर विभाजन के द्वारा पूरे शरीर का निर्माण कर देती है। यह जो जाइगोट या युग्मनज है जो एक सेल है, इस सेल में विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का समूह बनता है, जिन्हें टिश्यू या उत्तक कहते हैं। टिश्यू या उत्तक। ये जो टिश्यू है ये विभाजन के द्वारा फर्दर आगे किसका निर्माण करता है? ऑर्गन्स का। जैसे ऑर्गन्स हमारे शरीर के आँख, कान, नाक या लीवर, फेफड़े या स्टमक, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स। तो कोशिका विभाजन के द्वारा टिश्यू का निर्माण करती है और टिश्यू जो है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का, यानी कि अंग। ये जो अंग है ये मिलकर के शरीर में अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र, अंग तंत्र जो है वो मिलकर के होल बॉडी का निर्माण करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देते हैं। होल बॉडी या शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखो, कोशिका जो है, एक कोशिका विभाजन के द्वारा टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू जो है वो आगे अंग या ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं
ऑर्गन्स मिलकर के अपने शरीर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र जो है अपने शरीर के पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर हम कहें कि कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। अपना जो शरीर है वो एक कोशिका से स्टार्ट होता है। इसके बाद देखो कोशिका जो है वो विभाजन के द्वारा टिश्यू बना रही है, अंग बना रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर के जो संरचना का निर्माण है, हमारे शरीर का जो ढांचा है वो कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है और कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनता है। और देखो इसीलिए कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सजीव की संरचनात्मक इकाई। हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कौन करके जा रहा है? कोशिका। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई। अब जो ये ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हो गए? जैसे अपने शरीर में पाया जाता है पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एटसेट्रा। तो ये जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो है, एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक कार्य का संपादन करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा? ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये ऑर्गन सारे मिलकर के एक ही कार्य का संपादन करते हैं, तो उस कार्य के आधार पर उस ऑर्गन सिस्टम का नाम रख दिया जाता है। जैसे पाचन तंत्र जो है, हम कोई भी चीज खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करके जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो इस प्रकार देखो ये जो पाचन तंत्र जो है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका निर्माण तो किसके द्वारा हो रहा है? कोशिका के द्वारा। मोटे तौर पे देखें तो पाचन का कार्य कौन करके जा रहा है? पाचन तंत्र। तो देखो ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अपने शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं का संपादन जो है वो कहाँ पर होता है? कोशिकाओं के अंतर्गत। तो देखो कोशिकाओं के अंदर हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसलिए कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इस प्रकार कोशिका की देखो ये पूरी डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्लियर होती है कि कोशिका को मूलभूत इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका, सजीवों का शरीर जो है वो एक कोशिका से निर्मित होना स्टार्ट होता है। कोशिकाओं को संरचनात्मक यूनिट क्यों कहते हैं? संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी की संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोशिकाओं को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिकाओं के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन हम कहते हैं किस में हो रहा है? पाचन तंत्र में। लेकिन अंतिम रूप से इसका जो डाइजेशन है, इसका पाचन जो है वो कहाँ पर होता है? कोशिकाओं में, सेल्स के अंदर। अब डाइजेशन जो है वो छोटे टुकड़ों में, यानी भोजन जो है वो छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है पाचन तंत्र के दौरान। उन छोटे टुकड़ों का अवशोषण कौन करके जाती है? कोशिकाएं। और अंतिम रूप से कोशिकाओं में उसका पाचन होता है, उसका यूज होता है, स्वांगीकरण होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। इस प्रकार एक कोशिका ही हमें उस खाए हुए खाने का अंतिम रूप से ऊर्जा का उत्पादन करके देती है। इस प्रकार कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी से। देखो विज्ञान के अंतर्गत दो ब्रांचेस आती हैं, दो शाखाएं, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। एक तो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। और दूसरी जो ब्रांच है वो सेल बायोलॉजी या हम इसे क्या कहेंगे? कोशिका जीव विज्ञान। दो ब्रांच है। सबसे पहले कोशिका विज्ञान आई।
कोशिका विज्ञान की परिभाषा जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित थी। इसके बाद इसको आधुनिक तौर पर इसको क्या कहा जाने लगा, कोशिका जीव विज्ञान। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर कि कोशिका के संरचना तथा संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के संरचना व संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम क्या कहेंगे, उसका आंसर क्या होगा, कोशिका विज्ञान। सिर्फ 2 ही शब्दों में इसको सीमित कर दिया कि कोशिका की संरचना व संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। इसके बाद देखो सेल बायोलॉजी जो है, इसके अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका की आकारिकी, यहाँ पर हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे कि कोशिका की आकारिकी, कोशिका के कार्य के मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, कोशिका की आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, कोशिका की जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रोसेस या कोशिका के परिवर्तन आदि का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। यानी कि ओवरऑल देखें तो कोशिका के सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सेल बायोलॉजी के अंदर। और साइटोलॉजी जिसकी एक सीमित डेफिनेशन थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना व संगठन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। इसके बाद थोड़ा सा हम कोशिका की हिस्ट्री की बात करते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। अगर डिस्कवरी की बात करें, कोशिका की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आता है। जेट के अंदर पिछले पेपर्स के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। या तो पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी, या पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका को देखा किसने था। ठीक है, तो देखो कोशिका की खोज जो है 1665 में एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि एक बोतल जिसके लकड़ी का एक ढक्कन लगा था, कॉर्क लगा हुआ था, इस ढक्कन को निकालते हैं और इसके सेक्शंस काटते हैं। यानी कि ढक्कन जो है यानी लकड़ी जो है, इस लकड़ी के सेक्शन काटते हैं, पतले सेक्शन काटते हैं और इन सेक्शंस को, इन लकड़ी के टुकड़ों को अपने ही द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो इनको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। देखने से ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता। तो मधुमक्खियों के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। मधुमक्खियों के छत्ते को हम अगर देखते हैं तो हमें खाली कोष्ठक दिखते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा निर्मित संयुक्त माइक्रोस्कोपी में जब इन लकड़ी के टुकड़ों को देखा तो कुछ इस तरह से खाली स्थान दिखाई दिए जिनके अंदर कुछ भी नहीं था। रॉबर्ट हुक ने इन खाली स्थान को सेलुली नाम दिया। सेलुली का मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान, होलो स्पेस। रिक्त स्थान यानी कि होलो स्पेस, इसको क्या कहते हैं, सेलुली, या हिंदी में इसे क्या कह देंगे, कोशा। तो सेलुली या कोशा जो है कालांतर में सेलुली किस में कन्वर्ट हो गया, सेल के अंदर। सेल यानी कि कोशिका। इस प्रकार सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने।
नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, अब क्वेश्चन ये बनता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिकाओं को देखा? एनिमल कोशिकाओं को देखा या पादप कोशिकाओं को? तो देखो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम, यहाँ पर लकड़ी के टुकड़ों की बात हो रही है, तो कौन सी कोशिकाओं को देखा था? प्लांट सेल्स, पादप कोशिका को देखा था। अब ये कोशिका देखो, ये कॉर्क जो है बना था, इसका ढक्कन बनाया गया, इसका मतलब लकड़ी से टुकड़े को, ये पेड़ के या प्लांट के टुकड़े को अलग करके और वहाँ से इसका क्या बनाया गया था? ढक्कन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्लांट से जो है उसकी वृद्धि होती है, तो उसकी वृद्धि जो प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है? लंबाई में बढ़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब प्लांट की क्या होती है? मोटाई में वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कोशिकाएं जो है वो मृत होती जाती है और साइड में इकट्ठी होती जाती है और लकड़ी बनती जाती है। तो देखो ये जो कॉर्क जो था, ये जो कोशिकाएं थी, ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मृत। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किस प्रकार की कोशिकाओं को देखा था? मृत, डेड सेल्स को देखा था। रॉबर्ट हुक ने पादप की छाल की कोशिकाओं को देखा था। पादप की छाल यानी कि बार्क, बार्क को देखा था। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं को तो देखा था, लेकिन कोशिकाएं कैसी थी? मृत थी। किस प्रकार की कोशिकाएं थी? प्लांट सेल्स थी। क्या दिखा? होलो स्पेस दिखाई दिए। इन होलो स्पेस को नाम क्या दिया? सेलुली, जिसे सिंगुलर इसका वर्ड क्या होगा? सेलुला। सेलुली वर्ड क्या है? प्लूरल। ऑल होलो स्पेस को क्या कहेंगे? सेलुली। और इसका सिंगुलर क्या होगा? सेलुला। सेलुला जो है कालांतर में किस में कन्वर्ट हो गया? सेल या कोशिका में। इसलिए हम कोशिका नाम जो है, कोशिका टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द देने का श्रेय भी किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो सर्वप्रथम कोशिकाओं को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब तो देखो इसका जो ये है रॉबर्ट हुक का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाओं को देखा था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम पादप कोशिका को देखा था। अब सवाल ये उठता है कि सर्वप्रथम लिविंग सेल्स को किसने देखा था? सर्वप्रथम लिविंग सेल्स यानी कि जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार घुमाने के लिए भी पूछ लेते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा दे देते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? रॉबर्ट हुक। और हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ करके और डायरेक्ट किसको आंसर मान लेते हैं? रॉबर्ट हुक को, कि हाँ जी कोशिकाओं की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हाँ जी कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था? सर्वप्रथम लिविंग सेल्स को किसने देखा था? तो देखो 1674 में एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम किस प्रकार के सेल्स को देखा था? लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स में किसको देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने दांतों की खुरचन को निकाला। जो पस सेल्स होती हैं उनके अंदर से खुरचन निकाली और अपने ही द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने जीवित कोशिका को देखा। अब बात यह आती है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका के रूप में इन्होंने किसको देखा? बैक्टीरिया को देखा, यानी कि जीवाणु। अब हमें पता है कि जब दांतों के मैल जमा होगा या दांतों के अंदर पस सेल्स बन जाती है, तो पस सेल्स में हमेशा क्या होते हैं? पस बनते किसके कारण है? बैक्टीरियाज के कारण। तो उसके अंदर बैक्टीरियाज उपस्थित थे और उन बैक्टीरिया को सर्वप्रथम देखा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। किसके अंदर? अपने ही द्वारा निर्मित सरल सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। सर्वप्रथम जीवित कोशिका के रूप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किसको देखा? जीवाणु को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीवाणु क्या है? एक ऑर्गेनिज्म।
एनिमल, यानी कि प्लांट सेल ना होकर के ये क्या है, एक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने कालांतर में इनकी डिटेल स्टडी की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी, मानव शुक्राणु का डिटेल में विस्तृत अध्ययन किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बाद में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, मानव आरबीसी, स्पर्म आदि का। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखो, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसको देखा? कोशिका को। किस प्रकार की कोशिका को देखा, कैसे अध्ययन किया? तो देखो, रॉबर्ट हुक ने अपने कार्य का वर्णन अपने द्वारा लिखित पुस्तक के अंतर्गत किया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रेंड में बना हुआ है, पूछा जाता है। तो किस बुक में अध्ययन किया था, ये वर्णन किया था? रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन जो है वो कौन सी बुक में किया था? माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत। इसके बाद हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी आती है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। इसको हम क्या कहेंगे? सेल थ्योरी। जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनमें सब में इम्पोर्टेंट एक के दो तीन क्वेश्चंस हम छोटे छोटे टॉपिक का अध्ययन करते जा रहे हैं। जैसे खोज किसने की, या जीवित कोशिका को किसने किया, किसने देखा। तो इस प्रकार हर एक छोटे छोटे टॉपिक में से दो या तीन क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, कोशिका सिद्धांत जो है वो अपने आप में सेल बायोलॉजी के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत जो है वो कब आया था, ये भी पूछ लिया जाता है। कोशिका सिद्धांत जो है वो कब आया था? 1839-40 के अंदर। दो साइंटिस्ट आए थे, मैथियास श्लाइडेन और दूसरे थे थियोडोर श्वान। मैथियास श्लाइडेन और थियोडोर श्वान, हमें इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है और दोनों साइंटिस्ट किस फील्ड से थे ये भी याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स के अंदर आता है कि इन दोनों में से कौन वनस्पति वैज्ञानिक है या इन दोनों में से कौन जंतु वैज्ञानिक है। तो देखो, मैथियास श्लाइडेन जो है वो प्लांट्स के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, प्लांट्स टिश्यू यानी कि पादप ऊतकों पर अध्ययन कर रहे थे 1838 के अंदर। मैथियास श्लाइडेन जो है वो पादप ऊतकों पर अध्ययन कर रहे थे, इसका मतलब ये कौन थे? बोटेनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। तो मैथियास श्लाइडेन जो है वो कौन है? बोटेनिस्ट है, वनस्पति वैज्ञानिक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन बोटेनिस्ट है, निम्न में से कौन है जूलॉजिस्ट है। इसके साथ ही इसके अगले साल यानी कि 1839 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो कौन थे? जूलॉजिस्ट यानी कि जीव वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक। थियोडोर श्वान जो है सेम ही कार्य कर रहे थे, क्या? एनिमल टिश्यू पर अध्ययन कर रहे थे, एनिमल टिश्यू पर स्टडी कर रहे थे, यानी कि जंतु ऊतकों पर अध्ययन कर रहे थे। और ये किस पर अध्ययन कर रहे थे? प्लांट टिश्यू या अर्थात पादप ऊतकों पर अध्ययन कर रहे थे। दोनों ही इन्होंने क्या कहा कि जो पादप जो है वो किसके बने होते हैं? पादपों का शरीर जो है वो किसका बना होता है? कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। मैथियास श्लाइडेन ने क्या कहा? पादपों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। यही सेम बात किसने कही थी? थियोडोर श्वान ने। इन्होंने क्या कहा था कि जंतुओं का शरीर जो है वो
कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार दोनों के स्टेटमेंट को ऐड करके 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया।